गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बॉम्बे में क्या हाल है मौसम का? भी सर्दी है उधर भी? यहाँ तो ठंड हो गई है दिल्ली में। हाउ इज द वेदर एट योर प्लेस? हाँ सर, ठंडी है थोड़ी सी, पहले से ज्यादा है। पहले से ज्यादा है। मुंबई में ज्यादा ठंड तो नहीं पड़ती है, बट फिर भी पड़ती तो है शायद। अर्ली इन द मॉर्निंग होता था। व्हाट अबाउट औरंगाबाद? वहाँ पे कैसा रहता है वेदर? है हल्का सा थोड़ी ठंडा है सर। हाँ, थोड़ा सा है ठंडा। थोड़ा सा है ठंडा। एंड विनीत एट योर प्लेस? सर ठंडा है थोड़ा सा, सुबह सुबह। बस होगा। चलिए, सब लोग लेट हैं आज। मैं भी लेट हूँ, बाकी भी लेट हैं। तुम्हारे साथी आ गए सारे? आर्यन, तुम्हारे बैच के बच्चे? आर्यन, आदर्श, अमोल, अनिकेत। कौन मिसिंग है? आर्या आ गई, सार्थक आ गया, समयक रह गया, एक सम्यक रह गया, और सब होगा आई गेस। और इधर से पुलकित, प्रतीक्षा, हिमांशु, नकुल मिसिंग है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आ गया, नकुल भी आ गया। चलिए ठीक है, जो जो नाम मुझे याद आ रहे थे वो सब लोग आ गए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप लास्ट लेक्चर आप सब लोगों ने देख लिया। तो कोई डाउट पूछना चाहते हैं पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें? हाँ जी, सार्थक, आदर्श, कुछ पूछना हाँ है? सर। लास्ट क्लास में जो सेमीकंडक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर था आपने देखा, उसमें कुछ डाउट पूछना आपको? हाँ सर। सर बस एक सेकंड सर। सर ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर्स के लिए भी वैलिड होता है? सिंगल सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड होता है, मतलब साधारण सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन आज से जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें नहीं लगने वाला है। ठीक है सर। एज लॉन्ग एज साधारण कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसमें लग जाता हूँ ओम्स लॉ। मतलब चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, चाहे वो सेमीकंडक्टर अकेला पी टाइप सेमीकंडक्टर है, या सेपरेटली एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें लग जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम बात करते हैं उनमें नहीं लगता है। तो आपने जिंक का एग्जांपल दिया था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के लिए, तो उसमें 3D का एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। 3D का एनर्जी 4s से
ज्यादा होता है, हाँ सर। वो सिंगल एटम में वैलिड होता है, एनर्जी बैंड्स में नहीं होता। ओके सर। सर जो हमने बैंड बनाए थे वो बेसिकली बैंड इसलिए हैं क्योंकि मल्टीपल एटम्स ऑफ सडन है और उनका ऐसा एनर्जी डिफरेंस होगा जैसे E प्लस डेल्टा, E माइनस डेल्टा, ऐसे टाइप से, तो वो बैंड बनते हैं क्या? जैसे 4s के अंदर दो एनर्जी स्टेट है, वो दो आइडेंटिकल होती हैं, तो जब एक सिंगल एटम की बात करते हैं तो वो दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब सॉलिड बनता है तो 4s की जो दो स्टेट्स हैं या 4p की जो 6 स्टेट्स हैं, वो 6 स्टेट्स की एनर्जीज स्लाइटली मॉडिफाई हो जाती हैं, और किसी की थोड़ी सी कम हो जाती है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो वो 4p की 6 एनर्जी स्टेट्स स्प्लिट करके एक ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, जिसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। सर तो मतलब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3p या 4p जो भी लिया, तो उसमें 6 ही लेवल मानना है हमें, इन्फिनिट नहीं माने होते? क्योंकि 3p में तो 6 ही होते होंगे ना शायद। हाँ सर, अच्छा, ठीक है सर, मैं समझ गया। मुझे लगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सबके फाइनल आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी देख रहे हैं, इसलिए E प्लस डेल्टा, E माइनस डेल्टा, इसलिए बैंड बन रहा है। ठीक है सर, समझ गया। सर वो स्प्लिटिंग ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगी। ओरिएंटेशन पे, इंटरेक्शन पे, ऑब्वियसली ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती होगी वो। हाँ सर। वो एसपीडीएफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से उसकी डिटेलिंग मालूम नहीं है, मतलब मैंने कभी बहुत डेप्थ में एसपीडीएफ नहीं पढ़ा है, इसलिए मतलब मुझे बस सर एक ऊपर से आइडिया है कि हाँ ऐसा होता है। कभी मैंने उसकी टेक्निकल डिटेल्स समझी नहीं। मुझे मतलब एस ऑर्बिटल के बाद वाले ऑर्बिटल समझ ही नहीं आते, वो D, F, Z जो होते हैं वो भी सब कुछ नहीं समझ में आता मेरे को। पढ़ा ही नहीं मैंने, कोई अच्छा रिसोर्स भी नहीं मिला कहीं पढ़ने के लिए कभी। तुम्हारे पास कोई अच्छी बुक है तो बताओ। चलिए ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े, और 3 मैथमेटिकल फार्मूला हमने लास्ट क्लास में देखे थे। एक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, एक लॉ ऑफ मास एक्शन, एन इंटू एन एच कॉन्स्टेंट रहता है, और एक हमने कंडक्टिविटी का फार्मूला देखा था जिसमें हमने मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का रिजल्ट भी लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवाइसेस की। तो बाय यूजिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम दो टाइप के डिवाइसेस बनाते हैं। एक, वैसे तो बहुत सारे टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जो दो डिवाइसेस हम पढ़ने वाले हैं उसमें से एक डिवाइस कहलाता है पी एन जंक्शन। इसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं। दूसरा होता है पी एन पी या फिर एन पी एन जंक्शन, मतलब इसमें दो पी एन जंक्शन है, एक ये वाला पी और एन का, एक ये वाले पी एन का, और इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो हम सर हम्म सर बस एक और चीज पूछनी थी। हम्म सर जो n इक्वल टू n0 e टू द माइनस e g by kt है, वो भी सबके लिए वैलिड है, बट हम EG0 मतलब कंडक्टर्स के लिए क्या करेंगे उसमें? कंडक्टर्स में तो EG0 है तो एन हमेशा N0 ही रहेगा। हाँ सर, ठीक है सर। ऐसे और सोच सर, सकता है, हाँ अदरवाइज वो बेसिकली ये जो लॉ है ये एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का लॉ है। कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट है जो कि नॉर्मल एनर्जी स्टेट से EG गैप ऊपर है, तो उस एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं उसका फॉर्मूला है ये। अच्छा, ठीक है सर। और सर ओम्स लॉ आपने कब बताया, वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए ना सर? सिंपल पी टाइप या सिंपल एन टाइप या साधारण उसके लिए वैलिड होगा, पीएन जंक्शन या पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड नहीं होगा। ओके सर, हाँ सर। तो आज हम बात करेंगे पी एन जंक्शन की। तो पी एन जंक्शन का मतलब है हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे, और हम इस पी एन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे हम देखेंगे इसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है मान लो ये मेरे पास, और एक मेरे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो मैंने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर दिया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। दोनों ही अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं केवल चार्ज कैरियर्स दिखा रहा हूँ। पी टाइप में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वहां पर नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयंस भी प्रेजेंट हैं और एन टाइप में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फालतू दिख रहे हैं, तो उसके बराबर उसके कंपैरिजन में वहां पर पॉजिटिवली चार्ज डोनर आयंस भी प्रेजेंट है जो दिखाई नहीं जा रहे हैं। जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे जंक्शन पे ध्यान से सुनेंगे ये बात, और ये सारी बातें आपने क्लियरली नोट करनी है। एट दी जंक्शन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफ्यूज कर जाएंगे पी साइड की तरफ, या फिर पी साइड से होल्स डिफ्यूज कर जाएंगे एन साइड की तरफ। डिफ्यूजन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। आप गैसेस में डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं ना, तो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, diffusion of majority charge carriers takes place, तो electrons from n side diffuse to p side, और ऐसा कह सकते हैं holes from p side diffuse to n side। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करता है और उधर वाले होल्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसकी वजह से जो हमारा जंक्शन है उसके अराउंड इधर वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और उधर वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं और वहां पे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन हो जाता है। डिफ्यूजन की वजह से एक डिप्लीशन हो जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अराउंड द जंक्शन। डिप्लीशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेक्स प्लेस अराउंड द जंक्शन। तो जंक्शन के अराउंड क्या होता है, एक हमारे पास डिप्लीशन लेयर बन जाती है, एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। तो ये जो पी एन जंक्शन हमारा है इसका कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। ये हमारा जंक्शन था, इस जंक्शन के अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको मैं डिप्लीशन रीजन बोल रहा हूँ, और इस डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया है और पी साइड में बचते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड एक्सेप्टर आयंस। खाली आयंस बच गए अब यहाँ पे क्योंकि उनके जो होल्स थे वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, और एन साइड में बचते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड डोनर आयंस। ध्यान से समझना इस बात को। एन साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, उसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और वो पॉजिटिव हो गई, और पी साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, उसने अपने होल्स लूज कर दिए और वो नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रीजन बन गया हमारा जिसको मैं डिप्लीशन रीजन बन रहा हूँ। और इस डिप्लीशन रीजन में राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट साइड में एक नेगेटिव चार्ज है। दीज आर फिक्स्ड इमोबाइल आयंस, ओनली फिक्स्ड immobile ions are present, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी which will be directed from n side to p side। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब सिर्फ why is it only near the junction? Why isn't it spread out throughout the semiconductors? It is spread throughout the semiconductors, but in rest of the semiconductor we have the law of electrical neutrality। वहां पे नेट चार्ज जीरो है, इधर वाले एरिया में भी नेट चार्ज जीरो है, इधर वाले एरिया में भी नेट चार्ज जीरो है। डिप्लीशन रीजन के अराउंड पोलैरिटी डेवलप हो गई है बिकॉज वहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज राइट साइड की तरफ चला गया
या लेफ्ट से कुछ नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ गया, मतलब एक डिफ्यूजन हो गया, तो वहां पर नेट चार्ज दिखाई दे रहा है। आयंस सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे दे आर कवर्ड विद दी चार्ज कैरियर्स एज वेल, फ्री चार्ज कैरियर्स, तो वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आयंस बाकी जगह प्रेजेंट नहीं है। हाँ सर, लेकिन मतलब डिफ्यूजन तभी होता है जब कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट साइड्स पे अम, जब तक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट साइड पे सेम नहीं होते तब तक डिफ्यूजन होता ही रहता है। हाँ, मैंने ये नहीं बोला तो कि डिफ्यूजन बंद हो गया, आई नेवर सेड कि डिफ्यूजन बंद हो गया, अभी आगे बात करते हैं उसके बारे में ना। ओके, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की? क्या डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की? एन से पी। एन से पी। अभी भी इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये पी साइड की तरफ डिफ्यूज करना चाहता है, तो इट हैज टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन दी। Now the further diffusion will occur against the electric field developed। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस अपोजेस द डिफ्यूजन। तो जब मैंने जंक्शन बनाया था तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो डिफ्यूजन बड़े जोरों शोरों से हो रहा था। बट जैसे जैसे डिफ्यूजन होता चला जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करनी शुरू कर देती है और ये डिफ्यूजन को कम कर देती है। डिफ्यूजन बंद नहीं हो पाता है, लेकिन अब एन साइड से पी साइड तक केवल वही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर पाएगा जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लायक, जितना कि पी साइड और एन साइड में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो गया जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को अपोज करता है। अभी ठीक है? अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो नोट कर लिया यहां तक सबने? अरे एक मिनट सर, एक सेकंड। सर ये हमने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से डिसाइड की, मतलब जो जहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा थे, नेगेटिव चार्ज की तरफ। जब जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे वहां नेगेटिव आयन था ना भाई साहब, एन साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और उसने पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर कर ली। और पी साइड न्यूट्रल थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ली और नेगेटिव पोलैरिटी अटेन कर ली, है ना? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, चलें आगे। सर बस एक सेकंड सर।
हाँ सर। ठीक है। अब बिगिनिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो डिफ्यूजन करंट सेटअप हुआ, और डिफ्यूजन की वजह से पी साइड में नेगेटिव पोलैरिटी आनी शुरू हो गई, एन साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी आनी शुरू हो गई। डिफ्यूजन होता गया, एक जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर जनरेट होती चली गई, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रो करने लग गई और डिफ्यूजन कम हो गया। अब इधर से एक और तरीके का चार्ज फ्लो सेटअप हो जाता है अक्रॉस द जंक्शन। अनदर काइंड ऑफ चार्ज फ्लो इज ऑल्सो सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। और ये जो चार्ज फ्लो सेटअप हुआ, उधर से डिफ्यूजन तो चल ही रहा था, ये चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का चार्ज फ्लो सेटअप हुआ, इसके दो रीजंस आप समझ सकते हैं। ये पी साइड थी, ये एन साइड थी, और ये हमारी डिप्लीशन लेयर थी, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, हमारी क्रिएटेड है, सेटअप है। और अब पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स वॉइड्स में प्रेजेंट हैं हमारे, और ये रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हो सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता गलती से इस डिप्लीशन रीजन के अंदर एंटर कर गया, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में वो ड्रिफ्ट करता हुआ एन साइड की तरफ चला जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ड्रिफ्ट। वाई डू आई यूज द टर्म ड्रिफ्ट? बिकॉज कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन में चार्ज का फ्लो होता है, दैट इज अ ड्रिफ्ट, है ना। तो इसके लिए हम ड्रिफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। जो दूसरे वाला चार्ज का फ्लो था वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से था, इसलिए उसके अंदर में टर्म यूज कर रहा था डिफ्यूजन। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो है, इसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और जो डिफ्यूजन करंट था उसकी डायरेक्शन क्या थी? डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी से एन, पी टू एन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एन से पी हो रहा था, और ड्रिफ्ट करंट में इलेक्ट्रॉन्स पी से एन जा रहे हैं, तो आई ड्रिफ्ट। सिमिलरली इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स हैं। तो अगर ये होल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन में एन साइड से पी साइड में ड्रिफ्ट कर जाते हैं, और इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में पी साइड से एन साइड में ड्रिफ्ट कर जाते हैं, तो एक हमारे पास करंट आ जाता है विच इज द ड्रिफ्ट करंट। बिगिनिंग में ड्रिफ्ट बिल्कुल नहीं था, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे डिफ्यूजन होता चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती चली गई, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता चला गया, डिफ्यूजन करंट कम होता चला गया, और एक थोड़ी देर बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, जिसमें आपको नेट चार्ज का फ्लो बंद होता दिखाई देगा, डिप्लीशन लेयर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्रीज हो जाएगी, और वहां पे आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, और हमें एक डिप्लीशन लेयर मिलेगी एक स्टैंडर्ड थिकनेस की, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, और एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ये डिपेंड करता है इस पीएन जंक्शन के कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स के ऊपर, कि वो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं हम, या जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं। और इट कुड ऑल्सो डिपेंड ऑन दी amount of doping that has been done in the p junction and the p side and the n side। ठीक है, इसकी कोई वैल्यूज का डेटा मेरे पास नहीं है, मतलब, लेकिन ऐसा रहता है। अभी ठीक है, एक इक्विलिब्रियम आ गया, एक ड्रिफ्ट करंट आ गया। अब ड्रिफ्ट करंट को ध्यान से आप नोट कर लेंगे, व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट इज द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी
charge carriers under the action of electric field set up in the depletion region. नोट किया? कुछ पूछना है किसी को यहां तक? सर आईडीएफ क्या है? डिफ्यूजन करंट। अच्छा ठीक है सर। सर आपने यही कहा था ना कि आईडीएफ और आईडीआर कितने वैल्यू होंगी, वो अलग अलग सेमीकंडक्टर अलग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नोट किया, चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूं एक बार। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इस तरीके का जो डिवाइस हमने बना लिया पीएन जंक्शन, इसकी यूजेबिलिटी क्या है। एंड फॉर दैट मैटर हम ये समझेंगे कि अगर ऐसे डिवाइस को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये कैसे बिहेव करता है। तो वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए पीएन जंक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम इसके क्रॉस लगाएंगे तो क्या होने वाला है। The application of potential difference to a PN junction is called biasing. Bias कर दिया मतलब हमने अपनी तरफ से डिफरेंट पोटेंशियल लगा दिए पी साइड और एन साइड को, तो हम बोलते हैं हमने उसकी बायसिंग कर दी। तो बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, बायस कर दिए उसके दोनों एंड्स, दोनों को सेम पोटेंशियल पे नहीं रखा। तो दो केसेस हम लेते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि पी साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल। तो अगर हम एक्सटर्नली पी साइड को एक हाई पोटेंशियल से और एन साइड को एक लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, देन वी कॉल इट एज फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होने वाला है जरा आपने ध्यान से समझना है। तो ये हमारा पी एन जंक्शन था और मैंने इसको इधर से हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया एंड इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो गया यहाँ पर आई, और ये हमारी पोटेंशियल है V, और इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ कैसा आ रहा है एंड वी विल देन लर्न कि इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है और इसको हम प्रैक्टिकल यूज में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो देयर वाज नो करंट इन द सर्किट, वो अंदर ही अंदर आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ था, और हमारे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाने पर, मतलब केवल पी टाइप और एन टाइप को एक वायर से कनेक्ट करने पर उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये एक अच्छी चीज है याद रखने के लिए। मैंने अभी बताया था पी एन जंक्शन में एन साइड हायर पोटेंशियल पे होती है, पी साइड लोअर पोटेंशियल पे होती है, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही अंदर सेटअप है। दैट डज नॉट मीन कि अगर मैं पी और एन को एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा एक्सटर्नली तो उसमें चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। वो अंदर ही इक्विलिब्रियम आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट, बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस 0 लगाऊंगा मतलब सीधे शॉर्ट सर्किट कर दूंगा पीएन जंक्शन को, तो कोई करंट नहीं आएगा। जब हम अपनी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो ये करंट धीरे धीरे इसमें राइज करता है ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह, और
लेकिन करंट की वैल्यू बहुत कम आती है। और हम देखते हैं कि एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम एक्सीड कर जाते हैं तो हमारा ग्राफ सडनली अपनी शेप चेंज कर जाता है और ग्राफ ऐसा हो जाता है। और ग्राफ में हमें एक बेंड देखने को मिलता है। तो ये जो वोल्टेज है जिस पे अपने को बेंड देखने को मिलता है, इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। तो यहाँ पे एक ग्राफ में नी शेप घुटना बन गया है, तो इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज बोलते हैं। तो द आइडिया इज कि जब तक हमारी अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से कम रहती है तब तक तो हमारा पीएन जंक्शन में बहुत कम करंट आता है, लेकिन जब हमारी अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज को एक्सीड कर जाती है तो हमारा पीएन जंक्शन में जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज कर जाता है। तो बिफोर knee voltage PN junction is offering a high resistance, and after knee voltage PN junction is offering a low resistance. मतलब जब तक अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नी वोल्टेज से कम है, दी PN junction offers high resistance. When the applied voltage exceeds the knee voltage, it offers low resistance. इसका बिहेवियर का रीजन मैं समझाऊंगा। ये की पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसके ऊपर सर्किट्स बनेंगे, उसमें भी हेल्प करेंगे, लॉजिकली सोचने में भी हेल्प करेंगे। आपने ये बातें याद रखने पड़े ध्यान से। इसका लॉजिक आई विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर वो ग्राफ का नेचर परफेक्टली मतलब लीनियर नहीं होगा ना सर? नहीं, परफेक्टली लीनियर नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही बनाया जाता है। मतलब वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान के चलते हैं उसको। और मतलब आप इस रीजन में अलग से देखेंगे तो आपको काफी हद तक ये ओम्स लॉ जैसा दिखाई देगा। इस रीजन में देखेंगे तो ये को काफी हद तक ओम्स लॉ जैसा दिखाई देगा। लेकिन ओहमिक डिवाइस का ग्राफ आईवी का ऐसा होता है, तो क्योंकि इसका आईवी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इसको नॉन ओहमिक डिवाइस बोलते हैं। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना आपने। अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है तो ये हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा है तो ये लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो हम जब अप्लाइड वोल्टेज को लेस देन नी वोल्टेज लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं सर्किट में करंट आ ही नहीं रहा और इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। और जब V ग्रेटर देन नी वोल्टेज है, तो V ग्रेटर देन नी वोल्टेज है तो इसके अंदर करंट की कुछ वैल्यू आएगी। और उस करंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो अप्लाइड वोल्टेज माइनस नी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज माइनस नी वोल्टेज डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। मतलब आप इस ग्राफ को, ये जो मैंने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बताई है, इसका मतलब है आप इसके ग्राफ को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्यों भाई? तो जब आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो एज लॉन्ग एज अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन नी वोल्टेज यू विल इग्नोर एनी करंट इन द पीएन जंक्शन, and when the applied voltage is more than knee voltage you will say that the current is applied voltage minus knee voltage divided by RF, where RF is the resistance offered in the forward bias. Or sometimes you will see that in questions it is written that consider the PN junction to be an ideal PN junction, and if it is written that it is an ideal PN junction, इसका मतलब आपने RF को 0 लेना है और आपको ओम्स लॉ नहीं लगाना है, आपको उसको एक जीरो रेजिस्टेंस डिवाइस की तरह ट्रीट करना है। लेकिन वो चीज लगेगी तभी जब अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा होगी, और अगर नी वोल्टेज नहीं दी होगी तो नी वोल्टेज को 0 मान लेंगे। अगर नी वोल्टेज नहीं दी हुई तो ये आपको न्यूमेरिकल से करके पता चलेगा कि नी वोल्टेज लेनी है या नहीं लेनी है।
हाँ जी, नोट कर लो ये सारी बातें। सर वो आपने वो क्या बताया, आरएफ इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, मतलब बस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस की तरह ही है ना सर? पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में, PN साधारण रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ से आगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, हाँ सर, तो तो वो यहाँ पे तो सीधा सीधा ओम्स लॉ लगा सकते हो। हाँ सर। सर जो आपने नी वोल्टेज बोला वो जीरो भी तभी आइडियल केस में मानना होता है? आइडियल पीएन जंक्शन दिया होगा तो उसमें अगर नी वोल्टेज नहीं दी हुई है तो नी वोल्टेज को जीरो मान लेना आपने। अदरवाइज हो सकता है दिया हो कि उसकी नी वोल्टेज इतनी, या फिर ऐसा दिया रहेगा कि इस जंक्शन के अक्रॉस इतना कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके ठीक है सर। अब इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, एक बार इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिट ऑफ द आइडिया। तो जब मेरी अप्लाइड वोल्टेज जो पहले से एग्जिस्टिंग पोटेंशियल बैरियर है उससे कम है, जब तक मेरी अप्लाइड वोल्टेज वो जो पहले से प्रेजेंट पोटेंशियल बैरियर है उससे कम है, इसका मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली सेटअप कर रहे हैं इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस, उसकी वैल्यू कम है जो ऑलरेडी हमारी डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे। तब तक जो हमारा करंट का फ्लो है वो बहुत कम होने वाला है। इसको आप ऐसे समझें कि डिफ्यूजन हो रहा था पी साइड से एन साइड में, और ये डिफ्यूजन जो हो रहा था ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन पे प्रेजेंट थी उसके अगेंस्ट हो रहा था। जब मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई प्राइम, एज लॉन्ग एज ई प्राइम इज लेस देन ई, जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी जो डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रही होगी, और उसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होगा। हाँ, जैसे जैसे इस वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊंगा, ई प्राइम को इंक्रीज करता जाऊंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी जंक्शन डिक्रीज करती जाएगी और डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा। और जब मेरी अप्लाइड वोल्टेज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो जंक्शन पे नेट फील्ड को फ्लिप करके राइट साइड की तरफ डायरेक्ट कर देगी, तो वो डिफ्यूजन को सपोर्ट करना शुरू कर देगी, और अब डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो सकता है और हमारा डिवाइस एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो जब अप्लाइड वोल्टेज कम है तो जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एन साइड से पी साइड की तरफ एग्जिस्ट करेगी, जो डिफ्यूजन को अपोज कर रही होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज कर रही होगी, इसलिए अपने को अच्छा करंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमारी अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी कि वो जंक्शन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लिप कर दे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पे राइट साइड की तरफ कर दे, तो वो डिफ्यूजन को सपोर्ट करने लग जाएगी। उसके बाद ये एक साधारण कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा और जो भी इसका एक रेजिस्टेंस है वो ऑफर करेगा। वो रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, लेकिन यूजुअली जो पीएन जंक्शन डिवाइसेस हैं वो हमारे ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं जिसमें बहुत कम करंट्स, मिली या माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के करंट्स फ्लो कर रहे होते हैं। तो उसमें जो दूसरे रजिस्टर्स लगे होते हैं वो किलो ओम के ऑर्डर के होते हैं, और उसके कंपैरिजन में हमारे पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अदरवाइज आपको इसका रेजिस्टेंस कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो जो दूसरे रेजिस्टर्स लगे होंगे वो किलो ओम या मेगा ओम के ऑर्डर के लगे होंगे, और अपना पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस उनके मुकाबले में इग्नोर कर दिया जाएगा। तो वो आइडियल वाला बात होगी कि ठीक है उसका रेजिस्टेंस जीरो ले लो आप। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। कोई पूछना है किसी को कुछ, एनी क्वेरी इन दिस?
नहीं, ठीक है। तो रिवर्स बायस की बात करता हूं मैं अब। तो रिवर्स बायस में हम पी साइड को कनेक्ट कर देते हैं लो पोटेंशियल से और एन साइड को कनेक्ट कर देते हैं हम हाई पोटेंशियल से। अब जब हम पी साइड को लो पोटेंशियल से और एन साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे तो पहले से ही एन साइड हायर पोटेंशियल पे थी, पी साइड लोअर पोटेंशियल पे थी, जिसकी वजह से जंक्शन पे एक बैरियर क्रिएटेड था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी जो डिफ्यूजन को अपोज कर रही थी। ऊपर से मैंने पी साइड को और लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, एन साइड को और हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो जंक्शन बैरियर है वो और इंक्रीज कर जाएगा, और जंक्शन बैरियर और इंक्रीज कर जाएगा तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज कर जाएगा। व्हाट अबाउट द ड्रिफ्ट करंट? इंक्रीज। अब ड्रिफ्ट करंट के बारे में पिक्यूलियरली ये बात अपने को समझनी है। एक तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जंक्शन बैरियर increases electric field in the depletion region increases, इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर आप ड्रिफ्ट करंट के बारे में सोचेंगे तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि पी साइड में से कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ डिप्लीशन रीजन तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो इट इज मोर ऑफ द डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड नॉट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट करंट इज फेयरली independent of the strength of electric field in the depletion region। तो क्योंकि ड्रिफ्ट करंट फेयरली इंडिपेंडेंट है तो डिफ्यूजन तो मतलब डिक्रीज कर जाता है लेकिन ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज नहीं करता। इसलिए आपको एक बहुत ही कम करंट आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूजन एन से पी की तरफ फ्लो करता हुआ मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट, क्योंकि ये बहुत कम होता है और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो वी कॉल इट एज लीकेज करंट। ये अप्रिशिएबल नहीं होता। अगर फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट की वैल्यू मिली एम्पियर्स में आती है तो रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर्स में आती है। तो द आइडिया इज कि अगर मैं इसका पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस में करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाऊं तो यहां पर ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, इस करंट के साथ लिख लेते हैं मिली एम्पियर और इसके साथ लिख लेते हैं माइक्रो एम्पियर। ठीक है। और अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ काफी दूर तक ऐसे चलेगा। उसमें वो नी जल्दी आ जाती है, बेंड जल्दी आ जाता है और उसके बाद वो फ्लो करने लग जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें काफी दूर तक हमारा जो डिवाइस है, आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ करंट बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। और इसमें भी एक खास फिनोमिनन देखने को मिलता है कि अगर हमारी वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड कर जाए तो इसमें करंट एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है, लेकिन वो ऐसे इंक्रीज कर जाता है और इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स बायसिंग के अंदर अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को एक्सीड करते चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो उस जंक्शन का ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने का मतलब है वो उसके अंदर के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है ना, इंसुलेटर का कंडक्टर बना देना,
तो बेसिकली ये वो वाला ब्रेकडाउन है, इस इंसुलेटर का कंडक्टर बन गया बिकॉज ऑफ द एक्शन दैट दी चार्ज, इसके अंदर के बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं जो कि फ्लो करने लग जाते हैं। तो जो हमारा ड्रिफ्ट करंट है वो एकदम से इंक्रीज कर जाता है। और आप प्रैक्टिकली जो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसमें हम ऐसा देखेंगे कि एक बार हमारे पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया तो हम कहेंगे उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो गई और अब उसमें कितना मर्जी करंट फ्लो कर सकता है। तो व्हाट इज ब्रेकडाउन? तो ब्रेकडाउन कब होता है? रिवर्स बायस में होता है। बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर सेट फ्री, and the current increases drastically. Voltage becomes constant across the junction. ये मुझे प्रेशर कुकर जैसा लग रहा है। आपका प्रेशर कुकर है, आपने ढक्कन बंद करके ऊपर से उसके वो वॉल्व क्लोज कर दिया है जो ऊपर से लगा होता है, विसल बोलते हैं अपन देसी भाषा में उसको, सीटी। तो वो उसकी हमने विसल ऊपर से लगा के बंद कर दी। अब उसके अंदर हम हीट किए जा रहे हैं और स्टीम बिल्डअप होती जा रही है स्टीम, लेकिन जब तक स्टीम का प्रेशर एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड नहीं करता वो अंदर से बाहर स्टीम को फ्लो नहीं करने देता। बट जब अंदर का प्रेशर एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड कर जाता है तो वो वॉल लिफ्ट अप हो जाता है और जितनी भी स्टीम है वो सारी बाहर को निकल जाती है। ऐसा बिहेवियर है इसका। कुछ पूछना है आपने? सर तो फॉरवर्ड बायस में जब तक V is less than VD, the low current is due to the diffusion current, right? Mainly. The current is always due to diffusion current in the forward bias. जो फॉरवर्ड बायसिंग का करंट है वो I डिफ्यूजन माइनस I ड्रिफ्ट होगा। जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करती जा रही है ये करंट इंक्रीज करता जा रहा है। जब तक V लेस देन नी वोल्टेज है तब तक ये ग्रोथ रैपिड नहीं है, उसके बाद ये रैपिड हो गई है। ठीक है? ओके सर। सर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ड्रिफ्ट करंट जो है मतलब वो इंडिपेंडेंट वो दो रीजन के वजह से है, क्योंकि पहला तो अगर आपका डिफ्यूजन करंट कम है तो वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे और दूसरा उससे डिक्रीज माइनॉरिटी होगा। चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी है ही कम, दैट इज व्हाई द नेम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो वो चीज जो है ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट से रिलेटेड नहीं है ना सर? नहीं नहीं। तो फिर तो अगर आपके पास पर्टिकुलर जितने भी हैं अगर कम भी हो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो ड्रास्टिक इंक्रीज होना ही चाहिए। जब चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट करंट नहीं इंक्रीज करेगा ना यार, क्यों इंक्रीज करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट टाइप है ना। अब ये तो पता नहीं मतलब क्या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। मतलब जैसे कोई रिएक्शन है उसमें अगर एक रिएक्टेंट कम है दूसरा कितना भी बढ़ा लो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ने वाला उससे। हाँ सर, सही कह रहा है। और कुछ नोट करने वाला है? कुछ पूछना है किसी को? सर बस एक सेकंड। सर वो नी वोल्टेज
पोटेंशियल बैरियर के इक्वल हो सकता है। हाँ, वो पोटेंशियल बैरियर के इक्वली लेते हैं नी वोल्टेज। मतलब आपको किसी पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर दे रखा है 0.5 वोल्ट या 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट, तो उतनी ही नी वोल्टेज लेनी है आपने। सर पर वो अप्रोक्सीमेटली ट्रू होगा। No, not exactly, approximately true. ओके। तो एमएच बोर्ड में तुम में से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट भी ले रखा है क्या? ये सारे सीबीएसई बोर्ड में हो तुम लोग? सर सीबीएसई में ही है। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, तो यूजुअली आप देखेंगे पीएन जंक्शन का जो ग्राफ है वो एक ही में बना रखा होता है, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बना देते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिवर्स बायस का ग्राफ बना देते हैं, और यहाँ पे मिली एम्पियर में स्केल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में, और उस केस में हम ये ग्राफ ऐसे और ऐसे बना देते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ और ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ, ये हमारी नी वोल्टेज और ये हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर हम एक आइडियल पीएन जंक्शन वर्ड यहाँ कहीं पर यूज कर लेते हैं, तो आइडियल पीएन जंक्शन को हम ये मान के चलते हैं दैट इट हैज जीरो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस and infinite resistance in reverse bias। ऑब्वियसली उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज की रेंज में, ऑपरेटिंग वोल्टेज की रेंज में मतलब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन को एक्सीड नहीं करना है, और फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड वोल्टेज हो वो ऑब्वियसली नी वोल्टेज को एक्सीड की हुई है, मतलब वो मान के चलते हैं कि ऐसा होता है। तो व्हेन वी यूज द टर्म आइडियल पीएन जंक्शन, तो इसका मतलब है कि पीएन जंक्शन में अगर आप पी से एन की तरफ करंट का फ्लो सेटअप करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप एन से पी की तरफ नेट करंट का फ्लो सेटअप करना चाहते हैं तो वो आसानी से नहीं होगा। एक ऐसा डिवाइस जो एक डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को अपोज करता है, क्या बोलते हैं ऐसे डिवाइस को? डायोड। डायोड ऐसी डिवाइस को बोलते हैं जिसके दो टर्मिनल हों। ट्रायोड ऐसी डिवाइस को बोलते हैं जिसकी तीन टांगे हो। तो डायोड का मतलब ये नहीं होता। ऐश्वर्या बताएगी क्या बोलते हैं ऐसे डिवाइस को जो एक तरफ फ्लो को अलाउ करे दूसरी तरफ रोक ले। नकुल, हिमांशु। सर वॉल्व। वॉल्व ऐसी डिवाइस को बोलते हैं वॉल्व। सुना है वॉल्व? सबने सुना है यार। साइकिल की ट्यूब में वॉल्व होता है, एक तरफ हवा जाती है दूसरी तरफ वापस नहीं आती। हार्ट में वॉल्व होता है। इसलिए ऐश्वर्या से पूछ रहा था कहाँ गई ऐश्वर्या, क्लास में नहीं है? हाँ सर, हाँ सर। तो पीएन जंक्शन इज नोन एज अ डायोड वॉल्व। डायोड इसलिए क्योंकि इसके दो टर्मिनल हैं, और वॉल्व इसलिए बिकॉज इट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे पीएन जंक्शन है, इसको ऐसे नहीं दिखाते सर्किट में, इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, और इस सिंबल का सिग्निफिकेंस समझें। ये एरो दिखा रहा है कि इधर फ्लो हो सकता है, और ये दीवार दिखा रही है कि वापस नहीं आ सकता। तो करंट ऐसे जा सकता है, ऐसे नहीं आ सकता। तो ये पी साइड और ये एन साइड है। तो दिस एरो सिग्निफाइज कि इधर फ्लो हो सकता है, एंड दिस वॉल सिग्निफाइज कि इधर फ्लो नहीं हो सकता।
जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा बनाया जाता है, रास्ता खराब है, तो पीएन जंक्शन का सिंबल ऐसा, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको पीएन जंक्शन ऐसे मिलेगा। और अगर आपने अपने घर में मोबाइल के चार्जर को कभी, खराब चार्जर को खोल के देखा हो, तो उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट निकलेगा, ब्लैक कलर का सिलेंडर, जिसपे ऐसे करके एक सिल्वर स्ट्रिप बनी होगी, दैट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। देखा गया? नहीं सर। हाँ सर देखा था। तो कोई भी आपके पास चार्जर, खराब चार्जर निकले, उसको आप खोल के देख सकते हैं, उसमें से एक ट्रांसफार्मर निकलेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और निकलेंगे दो ऐसे डिवाइसेस, ब्लैक कलर के सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसपे सिल्वर कलर की ऐसे स्ट्रिप बनी होगी, बहुत छोटे से बारीक से होते हैं, और वो हमारे पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं। कोई डाउट यहां तक? आगे चलें। सर डायोड कहने का बस यही रीजन है कि पी और एन जंक्शन मतलब दो वो है टर्मिनल, दो टर्मिनल तो डायोड। आगे 3 टर्मिनल्स वाले डिवाइस पढ़ेंगे, ट्रायोड, ट्रायोड वॉल। तो फॉरवर्ड बायस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसमें भी ब्रेकडाउन हो सकता है ना? वो तो यार किसी भी चीज को भयंकर करंट दोगे वो जल जाएगा, तो वो जल सकता है। तो ब्रेकडाउन को और जलने को डिस्टिंग्विश, हाँ मतलब ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि पहले कंडक्ट नहीं कर रहा था और अब कंडक्ट करने लग गया है ना। फॉरवर्ड बायस में वो स्टेट नहीं आएगी, वो बर्न कर जाएगा उससे पहले। ओके सर। सर क्या आप ब्रेकडाउन वोल्टेज की डेफिनेशन फिर से दिखा सकते हैं? Breakdown voltage is the potential difference applied in the reverse bias at which the drift current increases drastically. Breakdown voltage is the potential difference applied in the reverse bias at which the drift current increases drastically and the voltage drop remains constant. और कुछ? कर दूं क्लियर स्क्रीन? ठीक है जी। हाँ सर। तो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन, इसको हम कहां पर यूज करते हैं। आज की डेट में जो आप लोगों को सबसे पॉपुलर यूज इसका दिखाई देता होगा, दैट इज एलईडी। सुना एलईडी? एलईडी स्क्रीन वाले टीवी आते हैं, एलईडी लाइट्स आती हैं ज्यादातर। पहले घर में बल्ब यूज होता था, पुराने जमाने में बल्ब जिसमें फिलामेंट लगा होता था, भयंकर गर्म होके ग्लो करने लग जाता था। फिर दे वर रिप्लेस बाय CFL, और अभी दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एलईडीज। आप ज्यादातर जो लाइटनिंग आज की डेट में कर रहे हैं वो एलईडी से कर रहे हैं, क्यों भाई? हाँ सर। हाँ तो एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। सर CFL। CFL की फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, लेकिन CFL का फिनोमिनन डिफरेंट है, मैंने उसकी वर्किंग कभी पढ़ी नहीं। बट CFL एक काइंड ऑफ ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब जैसे फिनोमिनन के ऊपर बेस्ड है। ये डिफरेंट फिनोमिनन के ऊपर बेस्ड है। बल्ब तो सिंपल ग्लो बाय हीटिंग के ऊपर बेस्ड है। जो पुराने जमाने में बल्ब यूज होते थे, अब तो ऑलमोस्ट ये मतलब एक्सटिंक्ट ही होने वाले हैं, फिर भी यूज हो रहे हैं। ये नॉर्मल फिलामेंट लगा होता था, गर्म होके हीट अप मतलब ग्लो करने लग जाता था। CFL हमारा एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब जैसा सेटअप है। आई बिलीव दैट, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाला सेटअप है। जैसे ट्यूबलाइट होती थी, ट्यूबलाइट का एक स्मॉलर वर्जन है। और एलईडी जो है ये लाइट एमिटिंग डायोड है। एलईडी में बेसिकली क्या होता है, काम की बातें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में वर्किंग इसकी भी नहीं बताऊंगा।
ये फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, और जब फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है तो पी साइड से एन साइड की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, या एन साइड से पी साइड की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से रिकम्बाइन कर जाते हैं पी साइड से। या फिर मैं ऐसे बात करता हूँ कि ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये डिप्लीशन रीजन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, यहाँ से होल्स इधर आए, एक दूसरे से रिकम्बाइन कर गए। एक इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन कर गया का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से डी एक्साइट होके वैलेंस बैंड में आ गया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करेगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं रेडिएशंस जो रिलीज होने वाली हैं, फोटॉन्स जो जनरेट होने वाले हैं, अगर उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में आ गई तो वो एक लाइट एमिटिंग डायोड बन जाएगा। तो अगर आपके पास कोई रेड एलईडी है, इसका मतलब ये है कि उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का जो एनर्जी गैप है वो 700 नैनोमीटर के आसपास की वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम 12,400 बाय 7,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको इसका रफ एस्टीमेट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज ऐसा कुछ 1.8 टाइम्स 2 रफली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा तो वो रेड कलर का लाइट एमिटिंग डायोड बन जाएगा, और अगर वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा तो वो ब्लू कलर का लाइट एमिटिंग डायोड बन जाएगा। तो अभी ये जो एलईडीज हैं वो बेसिकली उन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है उस चीज को, क्योंकि दे हैव बीन एबल टू जनरेट एलईडीज जो आसानी से मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर जनरेट कर सकते हैं। बट एलईडीज बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं, और आपके घर में एलईडी लाइट दूसरी हो ना हो, लेकिन आपके घर में कंप्यूटर पे या टीवी पे छोटा सा एक रेड कलर का इंडिकेटर चलता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका टीवी ऑन है कि नहीं। क्यों भाई? हाँ हाँ सर। सर। वो एलईडी होता है। और अगर आपने वो देखा होगा, आई बिलीव आपने जरूर देखा होगा, तो ऐसे करके एक सिलिंड्रिकल सा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें से 2 टर्मिनल निकले हुए होते हैं। देखा है? हाँ रेड हाँ और सर। जो दिवाली की लाइटनिंग में तो बहुत यूज होते हैं कॉमनली, ऐसे रेड या ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के छोटे छोटे बल्ब्स आते हैं ना बहुत सारे, हाँ सर। तो वो सब एलईडीज होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे एलईडीज इन्वेंट हुए थे जो, और आपने कभी देखा हो तो क्या कभी टीवी का इंडिकेटर फ्यूज हुआ है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। एलईडी में फ्यूज होने का कोई सीन नहीं होता है। जो पुराने जमाने का बल्ब होता था वो फ्यूज हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसका फिलामेंट वाज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है और वो पतला होता चला जाता है, और काफी पुराना जब बल्ब होता है तो वो फ्यूज कर जाता है बिकॉज उसका फिलामेंट कमजोर हो जाता है। इसमें ना तो हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारी लाइट जनरेट हो रही है। तो ये जो एलईडीज हैं ये फ्यूज नहीं होते, खराब नहीं होते। मतलब ये इनके खराब होने के दूसरे रीजन हो सकते हैं कि जो इनका, अगर आपके घर में एलईडी लाइट और वो खराब हो गई तो उसके खराब होने का रीजन हो सकता है कि उसके अंदर जो सेटअप लगा हुआ है जो उसको 220 वोल्ट पे कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। आप तो सीधे 220 वोल्ट पे लगाते थे ना घर में एलईडी लाइट को लाके, लेकिन एलईडीज 220 वोल्ट पे काम नहीं करते, वो तो फ्यू वोल्ट्स पे काम करते हैं। तो उनमें जनरली एक सेटअप लगा होता है एक जो उसको ऑपरेट करने में हेल्प करता है, तो वो जनरली खराब हो जाता है। बल्ब जो उसका लाइट एमिट करने वो नहीं खराब होता एक्चुअली। तो एलईडीज की लाइफ बहुत ज्यादा, अपने को फिजिक्स में क्या याद रखना है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज होता है और अपने को इसका एनर्जी गैप निकालना आना चाहिए। सर 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 बोलो बेटे। आपने कहा कि एलईडी का लाइट इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि
इक्वल की कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब उनका प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए. सो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है, surely some of that energy should be used to, at least some of that energy should be used for another electron hole pair to separate from each other and thus keep तो अगर equilibrium. हम एक खाली एलईडी है जिसमें हमने एक्सटर्नल कोई पावर का सोर्स नहीं लगा रखा है, फिर तो उसमें वो इंटरनल एक प्रोसेस है और उसमें इतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहे हैं कि उसमें से लाइट एमिट हो, और वो अंदर ही अंदर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा है. लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं तो वी आर सप्लाइंग एनर्जी टू दैट. एक एक्सटर्नली एक सेल लगा हुआ ना, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है सर. ऑल्सो सर मैंने सुना था कि ब्लू एलईडी बनाना बहुत मुश्किल काम था, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कुडंट उसका मेक ब्लू एनर्जी एलईडी. उस एनर्जी गैप के सेमीकंडक्टर से जनरेट करना गैलियम आर्सेनाइड होता है शायद एक, जो उस एनर्जी लेवल पे आता है. तो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि हमारे पास उस एनर्जी गैप के सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है. एलिमेंट्स के एनर्जी गैप उस ऑर्डर के नहीं होते. हम कुछ एलॉयज बना पाते हैं जिनके एनर्जी गैप उस ऑर्डर के होते हैं. सर बट एक चीज पूछनी है सर, जैसे आपने मतलब जैसे झालर में होता है कि जो ब्लू कलर की एलईडी वो बनानी नहीं पड़ती ना, बेसिकली उसमें ब्लू कलर की कोटिंग ही कर देता है ना ऊपर. ऐसे थोड़ा होता है, तो कोटिंग ही रहती है. यार वो एक अलग फिनोमिना है. तेरे को तेरा जो टीवी है एलईडी, उस पे ब्लू कलर स्क्रीन पे क्या ब्लू कलर की कोटिंग से जनरेट हो रहा है? अगर किसी मूवी में ब्लू कलर की शर्ट डाली हुई है किसी ने, तो एलईडी स्क्रीन पे उसको देख रहा है तो नहीं नहीं सर. सर मतलब इसमें जो मल्टीपल एलईडी यूज किए हैं वो अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग है मटेरियल से बनी है. वो जो तुम लाल नीली झालर बोल रहे हो वो एक अलग फिनोमिनन है, वो उसकी बात अलग हो रही है. और उसमें भी आप ऐसे समझो कि अगर अंदर से रेड लाइट एमिट हो रही है तो ब्लू कलर की कोटिंग करने से क्या वो ब्लू एलईडी बन जाएगा क्या? रेड कलर की लाइट को तुम ब्लू कलर के ग्लास में से पास करोगे तो आगे से ब्लू कलर दिखाई देगा क्या तुम्हें? सर तो अकॉर्डिंग मटेरियल कोड कर सकते ना जो रेडिएशन है और कलर दूसरी रिलीज कर रहा है. नहीं समझे. नहीं सर वो मैं इसलिए कह रहा था, तो जैसे अभी बोला ना सर कि ब्लू वाली एलईडी बनाना मुश्किल है, वो तो उसका मैंने क्या तुमको आइडिया दिया ना, इट इज अबाउट एलईडी स्क्रीन्स है ना. उसके लिए वो दैट इज अबाउट एलईडी स्क्रीन्स की एलईडी स्क्रीन पे तो कहीं से भी कोई भी कलर एमिट होगा ना यार. जो टीवी है आपका एलईडी टीवी, हाँ सर, वहां पे तो सब चाहिए ना. वहां तो नहीं ऐसे कर सकते ना, कोटिंग से काम कर सकते हैं. और सर उस जैसे सर एलईडी टीवी की बात कर लें तो उसमें एक ही फॉर एग्जांपल एलईडी एक बार रेड कलर एमिट करेगा एक बार ब्लू कलर एमिट करेगा, वो चीज ऐसा क्यों होता है? पता नहीं यार, मैंने उतनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैंने नहीं की तो मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता आपको. Sir, I still haven't understood why. No more discussion on LEDs. जितना आता बस एक सेकंड सर. क्या एक सेकंड? तो बस एक सेकंड लिखना था बस थोड़ा सा बात. इतनी देर से क्या कर रहा था तुम? Sir, I still haven't understood why an electron and a hole should combine. मतलब सर जब इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर फिर से कंबाइन होता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है. आपने कहा कि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों जब एनर्जी सप्लाई हो रहा है तब वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे? इनफैक्ट रिवर्स तो होना चाहिए. मतलब मैं यार इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा हूँ
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हुआ and they are able to diffuse from n side to p side, and over there is a possibility, there is an empty state for them which they can occupy, so they might occupy that state. There is always a probability for that and they will release energy. नहीं करेंगे क्या? अगर एन साइड में इलेक्ट्रॉन सर प्लस, जब वो डिफ्यूज करके पी साइड में गए तो वहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो जो रिवर्स प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना रिकॉम्बिनेशन की। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। Then we talk about the next thing, and the next thing is photodiode. That is exactly, मतलब almost exactly an opposite device. तो photodiode आपका एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, ये एक आपका फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, और ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस बेसिकली हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका एनर्जी गैप विजिबल एनर्जी से मैच करता है, वही जो एलईडीज में होता है। इसको हम रिवर्स बायस में सर्किट में कनेक्ट करके रखते हैं सो दैट ये अपने आप से कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इसके सरफेस पे लाइट फॉल करे, इसके डिप्लीशन रीजन पे लाइट फॉल करे, तो that can cause the generation of electron and hole pair, and that can improve the drift current for a moment. So it will conduct better when light falls. It will conduct better when light falls on the surface, when light is falling on its surface. तो अगर इसके सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करने में हेल्प करेगी, और उसकी वजह से हमारा ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज करेगा। और हमें मालूम है रिवर्स बायस में जो मेनली करंट होता है वो ड्रिफ्ट की वजह से होता है। तो इसको रिवर्स बायस में क्यों लगा रखा है? ताकि पहले से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बहुत कम हो, और जब लाइट फॉल करे तो फ्रैक्शनल चेंज इन करंट ज्यादा देखने को मिले। अगर पहले से ही फॉरवर्ड बायस में लगा रखा होगा तो पहले से ही अच्छा खासा करंट होगा, तो अपने को लाइट फॉल करने पर कोई एप्रिशिएबल चेंज दिखाई नहीं देगा। तो ये आपका एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है जो लाइट को सेंस करने में हमारी हेल्प करता है। डिटेक्टर्स होते हैं ना हमारे, बर्गलर अलार्म्स होते हैं, या फिर आपने लिफ्ट में देखा होगा, लिफ्ट सेंस कर लेती है कि भैया बीच में कोई खड़ा है तो लिफ्ट का डोर बंद नहीं होता। देखिए आपने ऐसे एलिवेटर्स तो पक्का ही देखे होंगे ना, जिसमें आप बीच में डोर, दोनों डोर के बीच में आप हाथ दिखा दोगे तो वो आपके हाथ को सेंस कर लेता है और उसके डोर खुल जाते हैं या बंद नहीं होते। तो कभी ध्यान से देखना, तो उसके जब डोर्स खुले होते हैं तो उसके अंदर स्ट्रिप्स लगी होती हैं इस तरीके की, एक तरफ से एक रेड कलर की स्ट्रिप लगी होती है जहां से लाइट एमिट हो रही होती है, और दूसरी तरफ फोटो डायोड्स की स्ट्रिप लगी होती है जो उस लाइट को सेंस कर रही होती है। तो जैसे ही आप हाथ बीच में लेकर आते हो तो आप लाइट को ब्लॉक कर देते हो, और लाइट को ब्लॉक करने से उसकी कंडक्टिविटी में चेंज आ जाता है, एंड दैट सेंसेस की यार करंट चेंज हो गया यानी रास्ते में कुछ है, एंड दैट ट्रिगर्स अनदर मैकेनिज्म व्हिच कीप्स द डोर ओपन। तो फोटो डायोड के बारे में दो ही बातें बताऊंगा, एक ये कि इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं, एंड द रीजन इज कि फ्रैक्शनल चेंज इन करंट इज मोर इन रिवर्स बायस, और ये कंडक्ट करेगा जब इसके ऊपर लाइट फॉल करने वाली है, यानी इसका एनर्जी गैप भी विजिबल एनर्जी से मैच करना चाहिए। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट डिवाइस व्हिच इज अ जेनर डायोड। तो जेनर डायोड एक हमारा ऐसा डिवाइस है जो कि डायोड की ब्रेकडाउन वाली कैपेबिलिटी पे काम करता है, और ये बेसिकली हमारा एक सेफ्टी वॉल्व
है, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर सेफ्टी वाल्व लगा होता है, तो जेनर डायोड हमारा एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है एंड इट सेव्स ए सेंसिटिव डिवाइस from being subjected to excessive voltage। जैसे सेफ्टी वॉल्व्स लगे होते हैं प्रेशर कुकर के अंदर या बॉयलर्स के अंदर, जो जैसी एक सर्टेन प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है, सो दे विल ओपन अप एंड दे विल अलाउ द एक्सेस स्टीम टू पास थ्रू। सिमिलरली किसी डिवाइस को हमें एक एक्सेसिव वोल्टेज से बचाना है तो उसके लिए हम जीनर डायोड यूज करते हैं। ध्यान से समझना जरा इसकी वर्किंग जीनर डायोड की। तो सपोज मेरे पास ये कोई सप्लाई है और इस सप्लाई को मैं किसी डिवाइस के अक्रॉस लगा रहा हूं और इस डिवाइस का रेजिस्टेंस RL लिख लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस, और ये वैसे कोई रेजिस्टेंस है सर्किट का वैसे ही सीरीज में लगाया हुआ, एंड आई वांट दिस डिवाइस टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सेसिव वोल्टेज। तो इसके साथ रिवर्स बायसिंग में एक पीएन जंक्शन लगा देता हूं, और ये जो पीएन जंक्शन है दिस हैज बीन स्पेशली डिजाइंड। क्या डिजाइन है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक खास तरीके का ब्रेक डाउन सफर कर सकता है, जिस ब्रेक डाउन को जीनर ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो ये मुझे एक्चुअली आपको ब्रेक डाउन के टाइम पे बताना चाहिए था कि दो टाइप के ब्रेक डाउन होते हैं किसी भी डायोड के, एक होता है एवलेंच ब्रेक डाउन और एक होता है जीनर ब्रेक डाउन। मैंने ऐसा बोला था कि रिवर्स बॉयस में वोल्टेज बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो उस बॉन्ड्स के ब्रेक करने के फिनोमिनन को थोड़ा सा ध्यान से विजुलाइज करते हैं। एक टाइप का ब्रेक डाउन होता है जिसको हम जीनर ब्रेक डाउन बोलते हैं, और जीनर ब्रेक डाउन में क्या होता है, जैसे जैसे रिवर्स बायस में अप्लाइड वोल्टेज बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती चली जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से खींच के बाहर निकाल लेती है, कंडक्शन बैंड में पहुंचा देती है। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इस फिनोमिनन को बोलते हैं इंटरनल फील्ड एमिशन। इंटरनल फील्ड एमिशन, तो उसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है दैट इट कॉजेज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो रिवर्स बायस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए तो इट कैन कॉज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और इसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। इस ब्रेक डाउन को जीनर ब्रेक डाउन कहते हैं, और ये जीनर ब्रेक डाउन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई तो बॉन्ड्स ब्रेक करने शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रिक करंट सर्ज करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस डाउन हो गई तो वो हमारा जो पीएन जंक्शन है फिर से साधारण हो जाता है और ठीक तरीके से काम करने लग जाता है। जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व होता है कि भैया एक बार वाल्व लिफ्ट हो गया, एक्सेस प्रेशर जैसे ही रिलीव हुआ वो वाल्व वापस बैठ जाएगा। एक दूसरा ब्रेक डाउन हो सकता है कि कुकर फट गया, तो फट गया इज रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट, और वाल्व खुल गया इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ब्रेक डाउन हमारी विसल के लिफ्ट होने से हुआ तो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जीनर ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्ज करने की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एमिशन की वजह से होता है। एवलेंच ब्रेक डाउन एक डिफरेंट फिनोमिनन है। एवलेंच सुना आपने, लैंडस्लाइड को बोलते हैं। तो आइस में या हिली एरियाज में ऐसा होता है कि ऊपर से एक पत्थर नीचे गिरा और नीचे गिरते हुए उसने एक पत्थर को और टक्कर मारी और वो दोनों नीचे आने लगे, वो दोनों नीचे आते जा रहे हैं, वो दो ने दो को और टक्कर मारी, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके ग्रो कर गया। तो एवलेंच ब्रेकडाउन कब होता है, ध्यान से सुनेंगे, जब हमारा डिप्लीशन रीजन की विड्थ लार्ज होती है और डोपिंग की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। उस केस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जब वो ड्रिफ्ट करते हुए
डिप्लीशन रीजन में मूव करते हैं तो वो बहुत हाई स्पीड एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे उनके कोलिजन्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो दे एक्वायर हाई स्पीड। और जब ये हाई स्पीड से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को टकराते हैं तो ये उनको नॉकआउट कर देते हैं, और इस नॉकआउट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, वो भी हाई स्पीड एक्वायर करते हैं और वो आगे और इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारते हैं, एंड सो ऑन दी प्रोसेस कंटिन्यूस। और इसकी वजह से हमारा ड्रिफ्ट करंट सर्ज कर जाता है, एकदम से राइज कर जाता है। सो दैट इज एवलेंच ब्रेकडाउन। एवलेंच ब्रेकडाउन इज इरिवर्सिबल। इसके बाद हमारा जो पीएन जंक्शन है वो खराब हो जाता है, काम नहीं आता दोबारा से। सर सर हाँ जी सर, आप एक बार प्लीज जेनर ब्रेकडाउन फिर से बता सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एवलांच तो सुन लिया। जेनर ब्रेकडाउन के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के अंदर जब ग्रो करती चली जाती है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, और जब वो एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड कर जाती है तो इट कैन कॉज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इट इज एबल टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं इंटरनल फील्ड एमिशन। और इसकी वजह से एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं और ढेर सारे चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट एकदम से सर्ज कर जाता है, राइज कर जाता है। इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। सर रिवर्सिबल क्यों बताया सर? मैंने नहीं बताया कि रिवर्सिबल क्यों होता है, मैंने बस इतना बताया कि रिवर्सिबल होता है। सर एवलांच ब्रेकडाउन में कोलिजन्स क्यों नहीं हो रहे थे आपने बताया? क्योंकि डोपिंग की कंसंट्रेशन लो है, खाली है डिप्लीशन रीजन। अच्छा, सर आपने अभी क्या बोला? तूने क्या नहीं सुना? तो जो अनिकेत ने पूछा था उसके बाद। डोपिंग लो होती है इस वजह से। ओके सर। सर वो थोड़ा लेफ्ट में करना, वो डायग्राम बनाना, सर्किट डायग्राम। हाँ, इस सर्किट डायग्राम पे वापस आते हैं हम। ये लिख लिया आपने ये ब्रेकडाउन के बारे में? सर नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर। पहले ब्रेकडाउन के बारे में लिखो, फिर सर्किट के बारे में बात करते हैं। सर मतलब डोपिंग कम होगा तब भी नॉर्मल हमारे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के एटम्स तो होंगे। हाँ ठीक है, तो ये तो मस्ती में चलेंगे। सर आपकी वॉइस कट गई थी, तो वापस बोलो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। ये थोड़ा कि मैं ये कह रहा हूँ खाली स्पेस और वो फ्रीली फ्लो करते हुए चलेंगे, ऐसा तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ ना। हाँ सर, ठीक है ठीक है। मैं तो बस यही बता रहा हूँ ना कि यार इससे कोलिजन्स के चांसेस कम हो जाते हैं, तो दे आर एबल टू एक्वायर हाई स्पीड। हाँ सर, हो गया। तो इस सर्किट पे वापस आते हैं, और यहाँ पे हमारा एक जेनर डायोड लगा हुआ है। इस जेनर डायोड के सिंबल को हम ऐसे जेड शेप दे देते हैं, तो ऐसे करके आपको लगा के दिखा रखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेनर डायोड है। और इस जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज है V0। इसका मतलब ये है कि जब तक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 से कम है, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, अगर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो जो भी करंट आ रहा होगा वो हमारे लोड रेजिस्टेंस में से और डिवाइस में से और सीरीज वाले रेजिस्टेंस में से पास करके जा रहा होगा। उस केस में जो मेरी अप्लाइड वोल्टेज होगी, जब वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसे मान सकते हैं सर्किट को, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो Vin अपॉन RS प्लस RL टाइम्स RL होगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस इज लेस देन V0, हमारा पीएन जंक्शन कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक,
तो ये जंक्शन डायोड लगा हुआ है लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, बिकॉज इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस इसकी वोल्टेज बैरियर से कम है, यानी ये रिवर्स बायस्ड है और ये कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ सर। और अगर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो गई, इफ V in इंटू आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल ज्यादा हो गया V नॉट से, तो सर्किट की स्टेट बदल जाएगी और उसमें हमारे पीएन जंक्शन में से भी करंट फ्लो करेगा। तो अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे करंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो आपने ये वोल्टेज V इन लेनी है, पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो यहाँ से आएगा और यहाँ से तो जाएगा ही लेकिन यहाँ से भी जाएगा। और द आइडिया इज यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V नॉट ही रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V इन माइनस V नॉट रहने वाला है। और अगर मेंस में से करंट कैलकुलेट करना है तो मेंस में से करंट V इन माइनस V नॉट अपॉन आर एस जाएगा। अपने डिवाइस में से जो करंट जाएगा I1 वो V नॉट बाय आर एल जाएगा। और पीएन जंक्शन में से बाकी का सारा करंट I माइनस I1 विल बी दी करंट थ्रू दी डायोड। डायोड के लिए आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, बिकॉज इसका तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया और करंट कुछ भी हो सकता है इसमें से, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हो गया है। और ब्रेकडाउन पे आप इसके लिए V = IR नहीं लगा सकते, आप इसमें से कुछ भी करंट पास करवा सकते हैं। तो जो भी दूसरी तरफ से निकलेगा I माइनस I1, जैसे लॉज ऑफ मोशन में मासलेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप F = m में नहीं लगा सकते, आपको ये देखना पड़ता है कि आसपास कितना करंट है, उससे आप आसपास कितनी एक्सेलरेशन है उससे पुली की एक्सेलरेशन निकलती है। पुली की एक्सेलरेशन F = m से नहीं निकलती अगर मासलेस पुली है। तो ऐसे ही कोई जीरो रेजिस्टेंस पाथ है तो उसमें से करंट कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ नहीं लगता, आसपास के नेबरहुड में करंट कैलकुलेट करके फिर निकालते हो कि वहां से करंट कितना आएगा। तो अगर आपको डायोड में से करंट निकालना है तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है सभी को ये? हाँ तो दिस इज ज़ीनर डायोड, नोट कर लिया, आगे चले। सर बस एक सर वो ऊपर जीना डायोड के बाद क्या लिखा था वो देखना, तो ऊपर कर सकते। सेफ्टी वॉल्व। हाँ सर, वो क्या लिखा था? It saves a sensitive device from being subjected to excessive voltage. इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं, इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। वैसे ये रेगुलेट तो नहीं कर रहा है, हाँ एक सरप्लस से ज्यादा होने से रोक रहा है, बट आप देखेंगे इसको मतलब लिखा रहता है इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके ठीक है जी, सभी ने कर लिया नोट, चलें आगे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए ठीक है जी। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज, ये बहुत अच्छा इसका यूज है और आपको इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो दैट इज अ रेक्टिफायर।
rectifier is a device used to convert AC supply into DC supply। तो ये AC से DC में कन्वर्ट करता है, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके मोबाइल का चार्जर। आपके मोबाइल का चार्जर क्या करता है, 220 वोल्ट AC को 9 वोल्ट DC में कनेक्ट करता है आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए। आप उसको 220 वोल्ट सप्लाई पे लगा देते हो, जबकि आपके मोबाइल की बैटरी 9 वोल्ट की है या 6 वोल्ट की हो सकती है। तो आपके मोबाइल का चार्जर 220 वोल्ट AC को पहले स्टेप डाउन करता है, उसके बाद उसको DC में कन्वर्ट करता है। तो जनरली आप देखेंगे, और इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। इनफैक्ट आपके मोबाइल का डिवाइस जो चार्जर है वो एक्चुअली एक रेक्टिफायर है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। आपने कभी DC से AC कन्वर्टर देखा है क्या? हाँ जी, DC टू AC कन्वर्टर। सर इन्वर्टर, जनरेटर। जनरेटर की बात नहीं हो रही, कन्वर्टर की बात हो रही है। इन्वर्टर दोनों काम करता है ना, इसलिए उसका नाम इन्वर्टर रखा गया है। इन्वर्टर दोनों काम कर सकता है। मैंने इन्वर्टर पढ़ाया क्या कभी आपको? नहीं। मैंने कभी DC टू AC कन्वर्टर पढ़ाया आप लोगों को? शायद नहीं करा। नहीं सर। हाँ, मैं भूल गया लगता है। अबे यार, मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें, एक L और C है, और इसको एक सेल से कनेक्ट करके स्विच ऑन करके छोड़ दिया। बताओ क्या होगा सर्किट में, कैसा करंट आएगा? ऑल्टरनेटिंग या कांस्टेंट? ऑसिलेटिंग। सो दिस इज DC टू AC कन्वर्टर, इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। मैंने पढ़ाया है, ठीक है? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाई वाला सर्किट, LC ऑसिलेटरी सर्किट? ये सॉल्व करना बताया, ये यूज नहीं बताया था। हाँ, यूज अभी बताऊंगा आगे वाली क्लास में। इसको DC टू AC कन्वर्टर बोलते हैं, और ये ऑसिलेटर है। इसको अभी आगे पढ़ेंगे हम, इसके बारे में भी और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं AC टू DC कन्वर्टर, और इन्वर्टर दोनों काम करता है। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट AC इनटू DC। आपके मोबाइल का चार्जर एक रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का जो मेन सर्किट होता है वो कुछ ऐसा, इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। लग रहा है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हाँ सर, दूसरी तरफ कॉइल का। तो इसमें हमने एक हाई वोल्टेज AC लगाया, पहले हमने उसको एक लो वोल्टेज AC पे स्टेप डाउन कर लिया, और फिर यहाँ पर एक PN जंक्शन डायोड लगा दिया, और इसके आगे फिर हमारा जो भी डिवाइस है जिसको सप्लाई देनी है, लोड रेजिस्टेंस मतलब हमारा डिवाइस। तो ये मेरा डिवाइस, तो इस डिवाइस में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा I, वो कैसा होगा? ये वाली जो वोल्टेज है, सपोज ये हमारी VI साइन ओमेगा t है, तो ये वाली जो हमारी वोल्टेज है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है। अगर मैं हमारे डिवाइस के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट देखूं, तो ये टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा? तो ध्यान से देखना जरा, जब ये वाली हाफ आ रहा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन में फ्लिप हो जाएगा ना, वो अपोजिंग सेंस में आएगा। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया तो अपने PN जंक्शन डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो RL में से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड यू विल नॉट रिसीव एनी आउटपुट। इसके बाद जब ये सेकेंड हाफ आएगा, तो जब ये वाला सेकेंड हाफ आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ फ्लिप होके यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और इस केस में अपने को ऐसे सप्लाई देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर गायब हो जाएगी, और फिर अपने को ऐसे सप्लाई देखने को मिलेगी।
तो इनपुट सप्लाई हमारी ऐसे वेरी कर रही है, इनपुट वोल्टेज ये वाली वोल्टेज, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वो मेरी ऐसे वेरी कर रही है। तो ये इनपुट वोल्टेज है और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। सर बट ये डीसी कैसे है? इसमें भी तो हाँ, ये मतलब सुंदर नहीं है। सिर्फ कैसे सुंदर नहीं है ये, डीसी तो कांस्टेंट होता ना, ये कांस्टेंट नहीं है। हाँ सर, यूनिडायरेक्शनल बन गया है। सुंदर करेंगे अभी इसको। और तो मतलब ये इसको तो इसको डीसी नहीं डीसी कहेंगे क्यों नहीं बोला? हम्म इसको डीसी क्यों नहीं बोला? मतलब वो डीसी करंट नॉर्मली ऐसा होता ना यार, इसलिए वो परेशान है। मतलब आरसी में तो होता है ना, आरसी सर्किट में तो कांस्टेंट थोड़ी ना होता है। हाँ, वो ट्रांजिएंट करंट कहलाता है ना वो, तो फिर एक्सपोनेंशियल वाला कह रहा है, हाँ सर, उसको भी तो डीसी बोलते हैं। उसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। ओके सर। ट्रांजिएंट मतलब बहुत कम समय के लिए, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वेरी करता है, उसके बाद तो स्टडी स्टेट ही आ जाती है ना। तीन तरीके के करंट्स होते हैं, एक कांस्टेंट रहता है, एक थोड़ी देर के लिए वेरी करता है फिर स्टडी हो जाता है, चाहे जीरो या नॉन जीरो। और जब तक वो वेरी कर रहा है तब तक उसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं, जो ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ वाला करंट आता है। और एक प्रॉपर ऑसिलेटरी करंट आता है जो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहता है। तो यूजुअली जो डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट हम कांस्टेंट सप्लाई वाले को बोलते हैं। तो इसलिए ये बोल रहा है कि इसको डीसी क्यों नहीं बोल रहे। तो ठीक है, ये अच्छा डीसी नहीं है, बुरा है, ठीक है, लेकिन ऐसा आउटपुट आ रहा है हमारे पास। इनपुट सप्लाई की पीक वैल्यू अगर V नॉट है तो इसकी भी पीक वैल्यू तो V नॉट ही होगी। तो अगर इनपुट सप्लाई की पीक वैल्यू V नॉट है तो यहां पर भी पीक वैल्यू V नॉट होगी। इसकी मीन वैल्यू कितनी होगी आउटपुट की? हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की मीन वैल्यू कितनी होगी? इसकी तो जीरो थी मीन वैल्यू, ये तो AC था, बट इसकी मीन वैल्यू जीरो नहीं है। 1/π की वैल्यू होगी V नॉट बाय पाई। हाफ साइकिल के लिए जीरो, हाफ साइकिल के लिए 2V नॉट बाय पाई, और पूरी साइकिल के लिए उसका अर्थमेटिक मीन तो V नॉट बाय पाई। तो इसकी मीन वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाय पाई। इसकी RMS वैल्यू V0/2। तो हाफ साइकिल की जीरो, दूसरी हाफ साइकिल की V नॉट बाय √2, और पूरे का RMS निकालना है तो स्क्वायर करके मीन लिया और फिर रूट लिया, तो कितना आया? V0/2। V0/2। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की पीक वैल्यू V नॉट, मीन वैल्यू V नॉट बाय पाई, और RMS वैल्यू V नॉट बाय √2, सॉरी V0/2। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इसके लिए, नोट कर लिया यहां तक सबने? नहीं सर, 1 मिनट।
सर मैं एक सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है सर। आपने कहा था कि अच्छा डीसी नहीं है ये, सर डीसी है कि नहीं? मतलब सर डीसी में हम कांस्टेंट वोल्टेज मानते हैं या फिर ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें भी क्योंकि साइनसॉइडल मतलब डीसी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको डीसी नहीं मानते हैं, बस इस अच्छा डीसी में रिपल्स हैं। ये ठीक है स्टेडी डीसी नहीं है, इस डीसी में रिपल्स हैं। ठीक है, सर। तो फिर डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही हो। अच्छा ठीक है हाँ सर। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसमें डायरेक्शन बदल रही है। हाँ जी, हाँ नोट सर किया? यस नोट किया? यस सर नोट हाँ किया। सर। ये डीसी के अंदर रिपल्स हैं। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं रिपल फैक्टर। ये जो डीसी है, दिस इज नॉट ए स्टेडी डीसी, दिस डीसी हैज रिपल्स इन इट। तो इसके अंदर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद करना है। मैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। जो भी हमारे करंट की आरएमएस वैल्यू है और जो हमारी करंट की डीसी वैल्यू है, मतलब ये जो मीन वैल्यू है, cos स्क्वायर -1 तो आई आरएमएस अपॉन आई मीन का स्क्वायर हाँ -1। -1। पढ़ा तूने? तेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? नहीं सर, आपने एक बार तो शायद आप ही ने इसी में बताया बताया था। था, ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जब। अच्छा, पूछा था एक किसी उसमें क्विज में आया था शायद। हाँ सर क्या बात, तो इसी तुम्हें की याद कुछ। है? मुझे तो आज तक याद नहीं हुआ, तो मैं तो लिख के रखता हूँ फॉर्मूले बताने के लिए, मुझे याद ही नहीं रहते। तो ये इम्पोर्टेंट है, नीट वालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रट्टा मारना अपने इसका कि भैया ये रिपल फैक्टर होता है, जेई मेन में भी पूछ लिया जाता है। जब वैसे तो एडवांस में तो है ही नहीं है चैप्टर, तो ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए फॉर्म फैक्टर भी बताया था मैंने, क्या होता है? हाँ सर, बताया तो था। याद आ रहा है कुछ? नहीं सर। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहाँ लिखा था फॉर्मूला यार फॉर्म फैक्टर का। किसी और को याद हो? मेरे हिसाब से फॉर्म फैक्टर जो है वो सीधा सीधा आई आर एम आर एस अपन आए एवरेज। एवरेज। आई मीन होता है शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ सर। यानी सर स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होता है। यही मतलब हुआ ना इसका? तो फिर ये आपने याद करनी है ये चीजें। मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, मतलब मैं डिजिटल सर्किट्स की उस तरीके की डिटेल्स में नहीं गया हूँ डेप्थ में, और मैं लगाना भी नहीं चाह रहा हूँ टाइम उसका। तो आपने बस ये याद रखना है। सर बट ये होता क्या है सर, ये रिपल फैक्टर फॉर्म फैक्टर? ये जब हम इस तरीके के, बेसिकली हम बनाना तो चाहते हैं कांस्टेंट वोल्टेजेस वाले सर्किट, लेकिन हमारे सर्किट्स जनरली जो हमारी प्रोडक्शन है वो तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की होती है। तो हमारे घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल एंड योर टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम इफ यू हैव, ये सब जो है ये डीसी पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन घर में सप्लाई ऑल्टरनेटिंग आती है। तो इन सब को जब हम ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगाते हैं तो रेक्टिफाइड आउटपुट देना पड़ता है इनको। तो इनके पास जो आउटपुट आता है वो रेक्टिफाइड आउट पाता है, यानी स्टेडी स्टेट डीसी नहीं मिलता है इनको। तो ये फ्लक्चुएशंस आती है, रिपल्स आती हैं, तो इसका इफेक्ट हम स्टडी करते हैं हमारे डिजिटल सर्किट्स पे क्या है। तो ये फैक्टर्स हमें अकाउंट में लेने पड़ते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं इसका, मतलब मैं मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जा सकता कि एक्चुअली कैसे यूज होते हैं। बट दीज फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दो सर्किट्स, कि वो कैसे बिहेव करने वाले हैं। ओके ठीक है। सर्किट्स हैव बीन डिजाइंड फॉर डायरेक्ट करंट, बट हम उनको दे कैसा रहे हैं, उनको हम ऑल्टरनेटिव करंट से बनाया हुआ रेक्टिफाइड आउटपुट दे रहे हैं। तो जो इस तरीके का अगर इनपुट उनको देंगे सर्किट्स को, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, उसके लिए ये टर्म्स यूज होती हैं। सर तो जैसे हमने ये रेक्टिफाइड आउटपुट दिया है तो हमारे डिवाइसेस वर्क क्यों करते हैं फिर?
स्टडी डीसी चाहिए होता है तो उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस को दूसरे तरीके से रिड्यूस करते हैं हम फिल्टर्स लगा के। अच्छा ठीक है सर। दूसरा हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, और नोट कर लिया ये सभी ने? चलूं आगे? हाँ सर। हाँ सर। तो दूसरा हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, और फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट में हम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, और यहां से मैंने इनपुट लगा दिया इस पे, और यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफर है मेरे पास, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल। इसमें हम क्या करते हैं, 2 पीएन जंक्शन डायोड लगाते हैं, और जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किया है इसकी सेकेंडरी कॉइल के मिडल में से एक टर्मिनल निकाल रखा होता है। इस ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से टैपिंग की हुई है, टैपिंग की हुई है मतलब वहां से एक कनेक्शन हमने निकाला हुआ है, और यहाँ पे हमारा डिवाइस लोड रेजिस्टेंस लगता है, एंड दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब ये वाली सप्लाई वोल्टेज हमारी ऐसे और ऐसे आती है, तो जब सप्लाई 1 आती है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो D1 और D2 में से D2 कंडक्ट करता है, D1 कंडक्ट नहीं करता, और ऐसे सप्लाई चली जाती है। और सेकेंड केस में जब 2 वेव आती है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो D1 कंडक्ट कर देता है, और हमारे पास फिर से करंट आ जाता है। तो इस बार जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है वो हमारी फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की तरह बिहेव कर रही है, और जबकि इनपुट हमारा ऐसे है। अब इसमें ध्यान रखेंगे, इसकी पीक वैल्यू V0 है, इसकी भी पीक वैल्यू V0 है, इसकी मीन वैल्यू 2V0/पाई होगी, और इसकी RMS वैल्यू V0/√2 आएगी, और वही रिपल फैक्टर फॉर्म फैक्टर आपसे इसमें कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f है, क्योंकि इसमें एक साइकिल इतने टाइम में कंप्लीट होती है और इसमें एक साइकिल इतने ही टाइम में कंप्लीट हो जा रही है। ये नोट करेंगे। तो जो बीच में आपने मतलब जस्ट रिप्रेजेंटेशन का पूछ रहा हूँ कि जो आपने बीच में 3 वर्टिकल लाइन बनाई वो बेसिकली 3 कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है ना, कि कॉइल के कनेक्शन। कौन से 3 कनेक्शन? वो कोर का रिप्रेजेंटेटिव होती है। एक कॉइल है, दोनों दूसरी कॉइल है, दोनों एक कोर पे लगी हुई है, तो वो ट्रांसफार्मर का सिंबल है ये। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा सर, मुझे लगा कि वो उसमें भी 2 अटैचमेंट है कॉइल के, तो इसलिए 2 लगाते हैं। पिछली बार 2 लगाई थी, इस बार 3 लगा दी क्या मैंने? ऐसा नहीं, मैंने नोटिस किया, मैं तो बस जितनी मन किया उतनी लाइनें खींच दी। हाँ सर, ओके। कुछ पूछना किसी को? हाँ सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। सर 1 मिनट तो
सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। हाँ जी बिल्कुल भेज दूँ। हाँ सर ठीक। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास और लगेगी, उसमें हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करेंगे डिस्कस इसको। थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।